Welcome back to all the viewers. In this part, we will start our next topic, that is about the strategy of industrial growth from 1947 till 1990. ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर कह लीजिए एक तरीके से, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कब से कब तक? तो 1947 यानी जब आज़ादी मिली तब से लेके 1990 यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के पहले तक की बात की जाए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनने के बाद क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, तो इस वजह से जो भी यहाँ पे मेन हमारा इफेक्ट रहेगा वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले तक का रहेगा। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी, तो इसमें जो मेन इसमें ज़्यादा इफेक्ट दिया गया उस समय हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था पीसी महा ये एक प्लानर थे हमारे लिए, ये प्लानर के जैसे थे, और ये हमारा जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो है प्लान वगैरह ये देखते थे कि किस तरीके से जो है प्लानिंग वगैरह की जाए अपनी इकोनॉमी में। तो काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्ट रहा उसके लिए, और भी कई सारे थे, तो इसमें से इनका ज़्यादा ही कुछ नाम रहा इसमें। तो इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई इंडियन इकोनॉमी को चाहिए एक वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल बेस टू सर्व एज एन एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी अच्छा और मजबूत हो जाए तो ग्रोथ हमारे इकोनॉमी में थोड़े से बढ़ जाती, ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाता है इकोनॉमी में। तो इस वजह से इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा खोज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए ही किया है, और सही भी था क्योंकि उस टाइम हमारे पास इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बिलीव करते थे और उसमें ही इंगेज रहते थे अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए। देन द गोल्स ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन वर सॉट। ये जो है रियलाइज़ किया गया, जितने भी गोल थे हमारे ग्रोथ क्या गोल, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इक्विटी हो, मॉडर्नाइजेशन हो, जो कि हमारे मेन जो लॉन्ग टर्म गोल्स हुआ करते थे, वो सब जो है अगर मल्टी डायमेंशनल एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो उसकी वजह से ये ज़्यादा गोल हमारे पूरे होने की संभावनाएं हो जाती हैं। अब हम फटाक से देख लेते हैं कि हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री में बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके कई सारे इसके पॉइंट्स हैं इसकी ज़रूरत को बताने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री का भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से इंडस्ट्री की ज़रूरत क्यों है। जैसे सबसे पहली बात है तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इकोनॉमी में आता है। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं रहेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो थोड़ा सा उसका जो पेज होगा वो कम हो जाएगा, यानी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो कम होने लगेगा या कम स्लो रेट से बढ़ेगा। सॉरी। उसके बाद जो है जो हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है और ह्यूमन बींग्स जो है वो केवल और केवल वेज गुड्स पे ही डिपेंडेंट होंगे, जो कि जैसे फूड हो गया या फिर आपका रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है उस पर ही केवल नेसेसरी आइटम जो उस पर ही करेंगे। तो इट इज़ विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ डाइवर्सिफाइड, यानी इसका जो क्या ना बोलते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ही लोग फिर वैरायटी ऑफ गुड्स जो है अवेलेबल हो गया। जैसे वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे पास हो गया कि अब पहले केवल हम वेज गुड्स पे ही थे, अब हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम किसी भी गुड्स को जो है कंजप्शन कर सकते हैं, किसी भी गुड्स का जो है वो कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के आने की वजह से ये सारी चीज़ें, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ़ैन हो गया, ये सब पहले तो पता ही नहीं रहता था। ये तो हो गया पहला। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, मोर देन 50% ऑफ पीपल आर now also engage in agricultural sector. In the same manner, industrial sector also provide a good source of employment, particularly when the population of a country is rising beyond the absorption capacity of agriculture land. यानी हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से जब बढ़ रहा हो तो उस केस में जो है एग्रीकल्चर से काम नहीं चलने वाला। अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तो एग्रीकल्चर केवल हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एट दैट टाइम हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी से ही या उनके जो है चेंजेस की वजह से ही फिर आगे हमको हेल्पफुल होगा। तो इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशंस आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अपना तीसरा, तो थर्ड जो हमारे पास अहम पॉइंट है हमारा, इम्पॉर्टेंट क्यों होता है इंडस्ट्री, वो है आपका सोर्स ऑफ, जैसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वैसे सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। अब जैसे कि हमारे देश में आधी से ज़्यादा आबादी फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, तो आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है वो उसमें जो मशीन्स वगैरह लगती हैं, जो मशीन्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं, उसमें इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वजह से भी हमको जो है ये देख के चलना पड़ता है कि हमारा इंडस्ट्रीज़ का बैकग्राउंड एक तगड़ा रहे और इंडस्ट्रीज़ हमारे पास तगड़े तरीके से रहें। क्योंकि फिर अगर ये नहीं रहेंगी तो हमारे पास फिर फार्मिंग के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, फिर उसको जो है मैकेनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग नहीं मिल पाएगा, यानी मशीन्स वगैरह नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से फिर उनका भी जो है फिर फार्मिंग पे भी इफेक्ट पड़ने लगेगा इनडायरेक्टली। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर फार्मिंग को भी हम ध्यान में रखें इस टाइम। तो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका डायनामिज़म। डायनामिज़म मतलब चेंजेस की बात की जा रही, टू ग्रोथ प्रोसेस। यानी ग्रोथ प्रोसेस में क्या आएगा, ग्रोथ प्रोसेस में डायनामिज्म। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से ग्रोथ प्रोसेस में चेंजेस आते हैं, मतलब ग्रोथ करेगा लेकिन अलग अलग डायनामिक तरीके से। तो अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं तो ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन कन्फाइंड टू जनरेटिंग फूड टू ह्यूमन लाइफ। यानी ग्रोथ प्रोसेस में बस इतना ही रहता, बस सामान जो है बस फूड वगैरह वाला काम करिए और फूड को ही बस ध्यान में रखते हुए हम करते। लेकिन क्योंकि हमारे पास आज के डेट में इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल हैं तो हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं। हम इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम केवल फूड पे ही वाला बिज़नेस नहीं करते हैं, फूड पे ही डिपेंडेंट नहीं है, हम आगे फिर और भी ज़्यादा कंज्यूमरिज्म पे आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा चीज़ों को लेके चलते हैं इंडस्ट्रियल की वजह से। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ प्रोसेस हमारा डायनामिक हो गया। पहले हमारा ग्रोथ प्रोसेस केवल फूड तक ही सीमित था, अब हमारा ये ग्रोथ प्रोसेस जो है इंडस्ट्रीज़ आने की वजह से सॉरी काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अपना नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये सब इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज़ के, कि इंडस्ट्रीज़ इतना किस तरीके से बढ़ रही हैं या किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के ऊपर में। तो उसी पे है, जैसे अर्बनाइजेशन जो बढ़ा, अर्बनाइजेशन का मतलब जब सिविलाइजेशन जब पहले हमारे यहाँ होती थी तो उस वजह से अर्बनाइजेशन के बढ़ने की वजह से सिविलाइजेशंस भी बढ़े। तो पीपल नाउ आर कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आज आदमी जो है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हमको किस क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, और वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए उसको इंडस्ट्रीज़ का जो है सहारा ज़रूर ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। दे वर्क हार्ड टू अटेन हायर एंड हायर लेवल्स ऑफ कंजप्शन पैटर्न्स। तो इसमें क्या है, दे नाउ स्ट्राइव टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन हमको और ज़्यादा चाहिए, स्किल चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो ये चेंजेस जो हैं ये कंट्रीब्यूट किए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। इसकी वजह से सिविलाइज सोसाइटीज़, भाई एजुकेटेड लोग होंगे, अच्छी सोसाइटीज़ होंगी, तो ये सब जो है धीरे धीरे चीज़ें जो है बढ़ने लगी। उसके बाद it is owing to these changes that cultural diverse societies across different parts of the world are getting closer to each other। यानी इसी की वजह से जितने भी
सोसाइटीज़ जो बनती जा रही हैं वो एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। तो ये भी एक तरीके से जो है सिविलाइजेशंस का ग्रोथ जो दिखाता है वो आपका इंडस्ट्रियल फैक्टर हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ होगा। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसका भी जो है यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ क्या है कि इट इज़ विद द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल सिग्निफिकेंस को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इकोनॉमिक, जिससे कि हम पैसा काम करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियोस में हम इसके लिए भी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो होता है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है और इम्प्रूव कर भी रहा है हर समय। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट रहा हमारे सोसाइटी पे। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेंगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसमें कि इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या है, इज साइन ऑफ ग्रोथ। क्योंकि किसी भी देश में अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं फिर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस वजह से देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर अगर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं तो जो ग्रोथ होगा वो भी आपका ज़्यादा रहता है किसी भी इकोनॉमी में। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये तो हो गया हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, स्पेशली जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर वाले हैं, उनका क्या रोल है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हो जाएगा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला तो लैक ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी जो प्राइवेट वाले हैं, लैक ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट एंटरप्रेनर्स। तो प्राइवेट एंटरप्रेनर्स के पास क्योंकि पैसे हैं नहीं तो क्या करेंगे, फिर वो इसीलिए दिक्कत हो जाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर का हो गया है, इम्प्लाइंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इंडिपेंडेंस के समय टाटा एंड बिरला वर द वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेनर्स इन इंडिया, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल ग्रोथ फार एक्सीडेड इट्स अवेलेबिलिटी विद दिस इंडस्ट्रियल हाउसेज। तो इस वजह से उनको क्या करना पड़ा कि उस समय टाटा और बिरला जैसे ही लोग हुआ करते थे प्राइवेट लेके, लेकिन फिर ये एसेंशियल हो गया टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू, मतलब पीएसयूज़ वगैरह बना के उसके थ्रू जो है इसको बढ़ावा दे और इसको बढ़ाते रहे, क्योंकि फिर प्राइवेट वालों के हाथ में सारा कुछ सौंप देने से नहीं हो पाएगा ना। उसके बाद फिर आपका इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका क्यों जो है रोल ऑफ जो आपका है पब्लिक सेक्टर उसका क्यों बढ़ा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग, फिर यहाँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे क्या है कि द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इंसेंटिव एज वेल, उनको कोई इंसेंटिव भी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिलती थी और उनके पास अपना खुद का तो जो है वो है ही नहीं। ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट देर वॉज नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, उनका कोई इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं था। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट मतलब हो गया कि डिमांड उनका कम था इंडस्ट्रियल गुड्स का मार्केट में, इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा। दस देयर वॉज अ सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑपरेटिंग लाइक, इसमें क्या था कि लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ डिमांड, मतलब यही था, एक सर्कल टाइप का था कि भाई आदमी कम इन्वेस्ट करना चाहता था क्योंकि डिमांड कम था, और डिमांड कम था तो इनकम कम था। अब इनकम कम है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो
फिर इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट करने का जो इच्छा रहेगा वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है आपका सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी का जो पैटर्न था वो काफ़ी सोशलिस्टिक था। तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि सोशलिस्ट पैटर्न होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पीएसयूज़ का रोल बढ़ाना होगा इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स का। तो क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होगा, तो लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ेगा। तो इस वजह से रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को जो है इंक्रीज़ किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अगले वाले उसमें।